हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला कि आप फाइनेंशियल एजुकेशन पर आपने कई मुद्दों पर बात करी है, तो आप घर खरीदने के बारे में क्या सोचते हो ये बताओ। तो मैंने ऑलरेडी पहले भी एक दो वीडियो में बताया हुआ है कि मैं क्या सोचता हूँ घर खरीदने के बारे में। घर खरीदने के फैसले को मैं गलत मानता हूँ। केवल कुछ ही कंडीशंस ऐसी हैं जिन पर हम उनको सही ठहरा सकते हैं। और ये मैं मानता हूँ की बात नहीं है, क्योंकि कोई भी समझदार या अर्थशास्त्र की मामूली सी बेसिक नॉलेज भी रखने वाला व्यक्ति होगा तो वो ये बात जानता है कि घर खरीदना एक घाटे का सौदा है। आप कैसे भी कैलकुलेशन लगा लो, अब आपका दिमाग तुरंत ये बात बोलेगा। जैसे ही मैं ये बात बोल रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में बात आएगी, अरे क्या ये आदमी बैठे बैठे पागल बना रहा है। घर तो रियल इस्टेट है, सच्चा इन्वेस्टमेंट है। हमारे बड़े बुजुर्ग क्या पागल थे जो उन्होंने घर खरीदा, ज़मीनें खरीदी। अगर उन्होंने ज़मीनें घर नहीं खरीदे होते तो आज हम कहाँ रहते। इस तरह के तमाम चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी। तो मैंने जैसे अभी एक वीडियो डाला था कुछ टाइम पहले चल और अचल संपत्ति में। तो अचल संपत्ति जो नॉन मूवेबल होती है और अचल संपत्ति जो मूवेबल होती है, जिसको आप अपने साथ ले जा सकते हो, कैरी कर सकते हो, लिक्विडिटी के समझ लो आप। तो उसमें मैंने ये समझानी, तो मैं जैसे प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, कुछ भी प्रॉपर्टी हो, वो एक नॉन मूवेबल एसेट होता है, एक अचल संपत्ति होती है। और अगर आप सही कैलकुलेशंस करो तो घर एसेट भी नहीं होता है, एक लाइबिलिटी होती है। ठीक है, पर इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जिन उनमें से कुछ एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आप घर खरीदने को सही ठहरा सकते हो, ये बात ध्यान रखना। पर जो एक ट्रेंड चल रहा है आज की डेट में कि सबसे पहले पढ़ लो लिख लो, फिर कहीं पर नौकरी लग जाएगी, नौकरी लगते सबसे पहले ईएमआईज पे कार ले लो, उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे पहले घर खरीद लो। तो ये जो ट्रेंड है, ये जो माइंडसेट है, ये घर इसलिए नहीं खरीदना चाहते कि इनको ज़रूरत है। ये बिल्कुल झूठी बात है, ये धोखा दे रहे हो आप अपने आप को अगर ये रीज़न दे रहे हो तो। आप घर इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि आपको समाज में अपने आप को कामयाब दिखाना है। क्योंकि हमारे समाज में, भारतीय समाज में, कामयाबी की परिभाषा मटेरियलिस्टिक होती है। आप वैचारिक तौर पे जितने मर्जी बुद्धिजीवी हो, अगर आप किराए के घर में रहते हो तो लोग आपको असफल मानेंगे। ठीक है, भले ही आपकी मंथली इनकम 10 लाख रुपए है, पर अगर आप किराए पे रहते हो तो भी लोग आपको पूरी तरह सफल नहीं मानेंगे। तो ये जो परिभाषा है, ये हर बच्चे के डीएनए में आ चुकी है। क्योंकि हम, इसके भी बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि एक तो हम 800 साल गुलाम रहे, 1000 साल हम गुलाम रहे, उसमें हमारी जो पूर्वजों ने हमेशा ज़मीनों को ज़्यादा तवज्जो दिया। फिर जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उनके पास और विकल्प नहीं थे उस समय। अगर आपके पास कुछ पैसा है एक्स्ट्रा, तो आपके पास विकल्प क्या होते थे इन्वेस्टमेंट के? या तो आप सोना खरीदोगे या ज़मीन खरीदोगे, इन दो के अलावा तीसरा विकल्प ही नहीं होता था। फिर देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में विकल्प के नाम पे क्या आया? एफडी आई, बीमा आया, पोस्ट ऑफिस की स्कीम आई, यही सब तो आया। तो तब बाकी ऑप्शंस नहीं थे, या जो थे भी तो उसके लिए आपको विशेषज्ञ होना बहुत ज़रूरी था। पहले शेयर मार्केट में, शेयर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको इतनी मोटी फाइल मिलती थी, जा करके कागज़ लेके आवाज़ लगा लगा के स्टॉक खरीदना पड़ता था। तब मटेरियलाइज था ना। अब जाके डीमेट अकाउंट तो अब बने ना, डीमेटेरियलाइज हुए इंटरनेट आने के बाद। डीमेट मतलब डीमेटेरियलाइज, पहले मटेरियलाइज था। आपके शेयर, कितने शेयर है उसके कागज मिलते थे आपको, वो कागज संभाल के रखने पड़ते थे। फिर मटेरियलाइज को अब फिर जाके डीमेटेरियलाइज कराना पड़ा। तो पहले विकल्प कम थे। दूसरा देखो, घर खरीदने में किन किन तरीके से नुकसान होता है। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, फैक्टर हैं, पर हम आज एक बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीदना एक अक्लमंदी का, घर या ज़मीन कुछ भी कह लो, फ्लैट, घर, ज़मीन, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी, ये कैटेगरीज हैं। इनमें से कुछ कैटेगरीज बेहतर है, कुछ बहुत ही वर्स्ट है। पर ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा मुनाफे का सौदा नहीं। देखो, कहीं किसी चाचा चाचा ताऊ मामा के लड़के ने कहीं पे ज़मीन खरीदी, वहाँ पर मेट्रो आ गई, वहाँ पर रेलवे लाइन गुजर गई, स्टेशन बन गया, तो उसका जैकपॉट लग गया, तो उसको आप एक्सेप्शन को एग्जाम्पल नहीं मान सकते। अपवाद को उदाहरण उदाहरण मानना बंद कर दो। ठीक है, क्या होता है, तो ये कैटेगरी पे इनका जो रिटर्न होता है वो 10-12% भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। अपवाद हो सकता है, किसी ने कहीं ज़मीन खरीदी, वहाँ पर जी बिल्डर आ गया, उसने ज़मीनें मुँह मांगे दे दाम पर मुआवजा देके खरीद ली, वो अलग बात है। पर नॉर्मली ये मुनाफे का सौदा नहीं है। उदाहरण देकर के समझाता हूँ।
सोनम कपूर, अनिल कपूर की बेटी, फिल्म एक्ट्रेस भी है। सोनम कपूर ने 7 साल पहले मुंबई में, आपने न्यूज़ वगैरह में देखा भी होगा, 7 साल पहले मुंबई में घर खरीदा। घर की कीमत थी 31 करोड़। 31 करोड़ रुपए का घर 7 साल पहले खरीदा, 7 साल बाद जब उस घर को बेचा तो 32 करोड़ का बिका। आप सोचो, अब वो भी एक सेलिब्रिटी का घर। क्या है, अगर उसने वो 31 करोड़ रुपए 7 साल के लिए अगर एफडी भी किया होता तो भी इससे कहीं ज़्यादा होता। म्यूचुअल फंड में डाला होता और 12% का भी रिटर्न मिला होता तो आज ये 60 करोड़ से भी ऊपर होता। ऐसे बहुत सारे। तो ये देखो, हम अब क्या है कि हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है कि हम चाह करके भी इसको नकार नहीं पा रहे, हम सच को स्वीकार करने से पीछे हट रहे। किराए के घर पे रहना सबसे फ़ायदेमंद सौदा होता है। आपके पास लोकेशन की फ्रीडम होती है, आपके पास इकोनॉमिकल फ्रीडम होती है। कि इकोनॉमिकल फ्रीडम क्या है कि आज आपकी कमाई डबल हो गई तो आप बेहतर जगह घर में चले गए, बेहतर लोकेशन पे चले गए। आज आपकी कमाई किसी वजह से कम हो गई तो आप थोड़े सस्ते घर में चले गए, थोड़ी सी डाउन लोकेशन पे चले गए। ये है। आपके घर में किसी भी तरह की मेंटेनेंस है, कोई दिक्कत है, आप आगे अपने लैंडलॉर्ड को बोल सकते हो। वो नहीं ठीक हो रहा है, कोई चीज़ प्रॉब्लम है, जैसे सीलन है, सीपेज है, नहीं ठीक होती है तो आप उस घर को छोड़ सकते हो। अगर आपका अपना हो तो आप नहीं छोड़ सकते। दूसरा, जो रेंट आपको पे करना पड़ता है वो 0.25 होता है अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 0.20 से लेके 0.30 तक। मतलब 1 रुपये में आपको 20 से 30 पैसे का किराया देना पड़ता है, सोचो आप। और अगर वो 1 रुपये की आप एफडी करते हो तो आपको 0.50, तो मिनिमम अभी तो 0.6% है तो 0.5 के आसपास मिलता है। मतलब आपके किराए, अगर इसको ऐसे सरल भाषा में समझो कि आपने 1 करोड़ रुपये का घर खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, और उस फ्लैट को खरीदने से आपको हर महीने 25,000 रुपये का किराया बचेगा, क्योंकि 1 करोड़ रुपये का घर नॉर्मली 20 से 25,000 रुपये में मिल जाता है। ठीक है, 2, 4, 5 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है। 1 करोड़ रुपये की एफडी करने पे 6.25% ब्याज मिलता है, मतलब महीने का ½ % से थोड़ा ज़्यादा। 1 करोड़ रुपये का ½ % महीने का ब्याज मिल रहा है, और आप 1 करोड़ रुपये का 0.25 मतलब 25 पैसा आप रेंट दे रहे हो। मतलब रेंट देने के बावजूद भी आपके पास पैसा लगभग उतना ही रेंट जितना पैसा बचेगा। इसके बदले में तार्किक दिमाग आपको एक सलाह दे सकता है कि नहीं, वो किराया तो डूब रहा है ना, पर आपके घर की वैल्यू भी तो बढ़ रही है। इस कंडीशन में अगर आपने जो प्रॉपर्टी ली है वो ज़मीन है तो कुछ हद तक आपकी बात सही हो सकती है। ठीक है, कमर्शियल प्रॉपर्टी को अगर आपने लोन पे भी लिया है, ये सोच के कि यार इसको रेंट भी देना है तो लोन ले लेते हैं, और जितना रेंट दे रहे हैं उसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे में ईएमआई निकल जाएगी, फिर भी कुछ हद तक सही है। क्यों? क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी से आप इनकम कर रहे हो, वो आपके लिए एसेट है। रेजिडेंशियल में आप रह रहे हो, वो आपको रेवेन्यू नहीं दे रहा है। रेजिडेंस जो है वो आपकी लाइबिलिटी होता है, कमर्शियल प्लेस आपका एसेट होता है। ठीक है, तो एसेट के लिए आप वो चीज़ कर रहे हो, समझ में आता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, मतलब इसमें कई घंटे बात करी जा सकती है कि, तो आप मोटा मोटा आप समझ ही गए होंगे कि ज़मीन खरीदना बेहतर है, कमर्शियल ज़मीन खरीदना और ज़्यादा बेहतर है, कमर्शियल प्लेस खरीदना भी बेहतर है, इंडिपेंडेंट हाउस खरीदना इनके मुकाबले थोड़ा कम बेहतर है, और सबसे वर्स्ट है फ्लैट खरीदना। क्योंकि फ्लैट की डेप्रिसिएशन वैल्यू, जो डेप्रिसिएशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और फ्लैट के साथ कहानी क्या है कि बिल्डर शहर फैल रहे हैं, तो आज जहां आपने सस्ते में फ्लैट खरीदा और उसकी कीमत बढ़ गई, तो कल को उसकी कीमत वहीं रुकी रहेगी या उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी या घटेगी ही। क्यों? क्योंकि अब शहर फैल रहे हैं, तो आपने जहाँ पे एंड पॉइंट पे अपना घर खरीदा था सस्ते में और अब वो बढ़ गया, अब बिल्डर और उससे 20 किलोमीटर पीछे पहुँच गए, मेट्रो और उससे 20 किलोमीटर पीछे पहुँच गई। वहाँ पर सस्ते घर, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड है, अवेलेबल है, तो लोग कहेंगे कि हम तो फ्रेश प्रॉपर्टी खरीदेंगे, क्योंकि फ्लैट को हमेशा नया लोग खरीदना चाहते हैं। ज़मीन के साथ इंडिपेंडेंट हाउस है तो मालूम है कि तोड़ के दोबारा बनवा लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पर आप इसमें कर सकते हो, जैसे आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, 1 रुपया है तो आपने 20 रुपये, अब 1 रुपया आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो उसमें आप समझ लो आपने 20%
रियल इस्टेट में डाला, 20% आपने उसको स्टॉक्स में डाला, म्यूचुअल में डाला, इंडेक्स फंड में डाला, गोल्ड में डाला, पेपर गोल्ड में डाला, फिजिकल गोल्ड, ऐसे आपने जब पोर्टफोलियो बनाया तो उसमें आपका एक एरिया हो सकता है। हम क्या करते हैं, 20% जेब में होता है, 80% का लोन लेते हैं और घर लेकर के बादशाह बनते हैं, नकली बादशाह, खोखला बादशाह, जिसके पास उसके घर की रजिस्ट्री भी 15 साल बाद मिलेगी उसको, अगर सब कुछ सही रहा तो कुछ झूठ अपने आप को बोलना बंद करो, बी ए प्रैक्टिकल। आप जो मर्जी कर लो, जैसे भी कैलकुलेशन कर लो, किसी भी दुनिया के बड़े से बड़े अर्थशास्त्री को सुन लो, वो आपको यही बात बताएगा कि घर खरीदना एक बेवकूफ़ी भरा फैसला है। अगर आपके पास है पहले से, पुश्तैनी है, तो बात अलग है, या आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप कहीं पे खरीद के छोड़ रहे हो, वो भी समझ में आता है। तो कई लोग सोचते हैं ना कि हम 10 घर खरीद लेंगे, 10 घर से किराया आएगा। वो 10 घर की वैल्यू को अगर आप लिक्विड फॉर्म में इन्वेस्ट करोगे तो आपको उन किरायों से डबल पैसा मिलेगा और फाइनेंशियल फ्रीडम भी रहेगी। अगर आपको 2 लाख रुपए की ज़रूरत है तो आप घर का बाथरूम थोड़ी बेचने जाओगे, पूरा घर बिकेगा। चलो, उम्मीद करता हूँ कुछ ट्यूबलाइट जली होगी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।